नमस्कार। आकाशवाणी की राष्ट्रीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज माइंडकर और मैं हूं राजश्री त्रिवेदी। इन दिनों देश के अधिकांश अंचलों में सूर्य देवता पारे के संग मानो आंख मिचौली खेल रहे हैं। कुछ भागों में उनके रोष प्रकोप की लहर इस कदर तीव्र है कि अगर एक वायरल हुए वीडियो को सच मान लिया जाए तो धूप में बाहर खड़ी गाड़ी के बोनेट पर रोटी भी सेकी जा सकती है। तो दूसरी ओर पर्वतीय स्थलों, हिल स्टेशंस पर हद से ज्यादा उमड़ती भीड़ और ट्रैफिक जैम्स इसी सिक्के का दूसरा पहलू है। ऐसे में वैशाख माह से जुड़े कौन से पहलू हमें सुकून दे सकते हैं? बच्चे तो तुरंत ही इसका जवाब देंगे। पता है, मीठे मीठे आम, खरबूजे, तरबूज, आइसक्रीम, कुल्फी और उससे कहीं ज्यादा स्कूल की लंबी छुट्टियों की दस्तक। मतलब कई भाग्यशाली परिवारों में घूमने फिरने निकलने की अग्रिम योजनाएं और उन पर घंटों बहस। वाकई। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो भीषण गर्मी से बचने के लिए घर के अंदर ही रहेंगे। उनमें से कुछ एक लेखन पठन करते हुए, शायद कविताएं भी गढ़ते हुए सोशल मीडिया पर ही सही। इसी बात से मन में एक सवाल आया। अब ये सीरियस बात है। बताओ। क्या कविता ने वैशाख को उतना महत्व दिया जितना सावन या वसंत को? इस उत्सुकता का आंशिक समाधान हमें मिलता है गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर की इस सुंदर रचना के माध्यम से। আমাদের ছোট নদী চলে আঁকে বাঁকে বৈশাখ মাসে তার হাঁটু জল থাকে या फिर एशो हे बैशाख एशो एशो। कवि गुरु के कई रचनाएं बैशाख को समर्पित हैं। उनके गीत, कविताएं व लघु रचनाओं में बैशाख का उल्लेख बार बार पाया जाता है। कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर इस प्रकार के अदम्य आशावादी व्यक्ति थे कि कड़ी धूप से भी रस निचोड़ कर उसका रसास्वादन कर पाते थे और यही उनका जीवन का मूल मंत्र था। कोलकाता से हमारी सहकर्मी शमाइता दास के इस प्रयास ने पत्रिका को प्रेरित किया इस बात का अध्ययन करने के लिए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र अज्ञे जैसी विभूतियों ने वैशाख को किस अंदाज में काव्यात्मक रूप से छुआ होगा। लेकिन ये तो साहित्यिक पत्रिका का विषय है। हाँ, हम तो यही कहेंगे कि वैशाख की महिमा इस माह के ऐसे सांस्कृतिक अवदान से परिलक्षित होती है जो अनन्य है। इसी मास ने भारतवर्ष को आदि शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, महात्मा बसवेश्वर, महाराणा प्रताप और धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज जैसे रत्न प्रदान किए। और सबसे बड़ी बात, वो वैशाख ही था जिसमें महर्षि परशुराम और महात्मा बुद्ध अवतरित हुए थे। इस पावन भूमि का कोना कोना वैशाख महात्म्य से सही मायनों में लाभान्वित है। सुनते रहिए राष्ट्रीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती, पर्यटन के प्रिज्म से ही सही। जय जन्मभूमि जय जन्मभूमि जय जन्मभूमि जय हो। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज का पहला पड़ाव है दो ऐसे गांव या वर्तमान समय में एक ऐसा नगर जहां लगभग 100 साल पूर्व हुए एक घटनाक्रम ने हमारे स्वाधीनता संघर्ष को एक मोड़ प्रदान किया। तत्कालीन शासन न्याय व्यवस्था के तर्कहीन आवेग को भी टटोलती है हमारी ये प्रस्तुति। चौरी और चौरा, स्वरक्ते ही स्वराष्ट्रम रक्षेत। साल 1920-22 का दौर था। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। रॉलेट एक्ट आ गया था, जिसके तहत पकड़े जाने पर बिना किसी न्यायिक कार्रवाई के किसी को भी जेल में रखा जा सकता था। इस भेदभावपूर्ण कानून को लेकर पूरे भारत में लोग लामबंद हो रहे थे। इन्हीं सबके बीच अमृतसर में जालियांवाला बाग नरसंहार हो गया, जिसने पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ रोष और घृणा का माहौल फैलाया। लोगों के इसी गुस्से को भांपते हुए
महात्मा गांधी ने कांग्रेस के सामने असहयोग आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव रखा। कांग्रेस ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और 1 अगस्त 1920 से पूरे देश में असहयोग आंदोलन शुरू हो गया। छात्रों ने स्कूल जाना छोड़ दिया, वकीलों ने कोर्ट कचहरी जाना छोड़ दिया, मजदूरों ने फैक्ट्रियों में काम करना बंद कर दिया। लोग विदेशी सामानों का बायकाट करने लगे। कह सकते हैं कि आंदोलन सफलतापूर्वक चल रहा था। इसी पृष्ठभूमि में गोरखपुर जिले के ग्रामीण इलाकों में भी असहयोग आंदोलन की भावना जोर पकड़ रही थी। गोरखपुर जिले में ही 2 गांव चौरी और चौरा नाम के थे। जनवरी 1921 में इसी गांव में कांग्रेस के स्वयंसेवकों के एक मंडल की स्थापना हुई। 4 फरवरी 1922 की तारीख, दिन था शनिवार। सुबह 8 बजे चौरी चौरा में लगभग 800 लोग एक जगह जमा हुए। चौरी चौरा शहीद स्मारक की देखभाल से जुड़े रवि नारायण तिवारी, जो चौरी चौरा के एक शहीद मेघू तिवारी के परपोते हैं, बताते हैं। यहाँ एक गांव है डुमरी खूट, एकदम आपके रोड पे आप जाएंगे तो बगल में है मैदान, वो अभी आज भी है, शिव जी का मंदिर है। तो वहाँ लोग इकट्ठा हुए। यहाँ आज भी शनिवार को मार्केट लगता है। तो 4 फरवरी 1922 को शनिवार ही था। तो यहाँ सेनानियों का जत्था इकट्ठा हुआ। उसके पहले एक सेनानी थे चौरा गांव के, उनको जो है यहाँ के थानेदार ने बहुत मार दिया था। उस दिन इकट्ठा होकर लोग आए कि उनसे पूछा जाए। उसके बाद पुलिस वालों ने पहले लाठीचार्ज फिर फायरिंग शुरू कर दिया। हमारे 3 सेनानी ऑन स्पॉट शहीद हो गए। उसके बाद उन्होंने रेलवे लाइन से पत्थर उठाया, पत्थर जवाब देना शुरू किया। उसके बाद जो आज महाजन डिग्री कॉलेज है, वहाँ जो है तेल का गोदाम हुआ करता, किरासन आयल, वहाँ से तेल लाए, खटेल का खाना था और उसमें आग लगा दिया। जो बाहर निकलता था उनको उठा के उसी में आहुति देना शुरू कर दिया। चौरी चौरा कांड में पुलिस ने सैकड़ों आंदोलनकारियों पर केस दर्ज किया। कहते हैं कि महीनों तक पूरे इलाके में पुलिस का आतंक चला। केस की सुनवाई गोरखपुर जिला कोर्ट में हुई थी। गोरखपुर के सेशन जज H.E. होल्म्स ने 9 जनवरी 1923 को अपना फैसला सुनाते हुए 172 विद्रोहियों को फांसी की सजा सुनाई। गोरखपुर जिला कांग्रेस कमेटी ने जज के इस फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की। मामले की पैरवी कांग्रेस के बड़े नेता और वकील मदन मोहन मालवीय कर रहे थे। हाई कोर्ट के 2 जजों चीफ सर ग्रीनवुड पियर्ड और जस्टिस पिगॉर्ड ने 30 अप्रैल 1923 को इस मामले में फैसला सुनाया और 19 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई। वहीं 16 लोगों को काला पानी भेजने का आदेश दिया। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में आधुनिक भारतीय इतिहास के प्रोफेसर डॉक्टर हिमांशु चतुर्वेदी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इस फैसले पर कहते हैं, ब्रिटिश जुडिशियल हिस्ट्री को उठा करके देखेंगे तो उस मामले में चौरी चौरा सबसे बड़ा एक तथाकथित ब्रिटिश न्यायिक प्रणाली थी, उसके ऊपर बड़ा गहरा तमाचा था। ब्रिटिश न्यायिक इतिहास, उसकी हिस्ट्री को आप उठा के देख लीजिए तो सत्र न्यायालय 173 लोगों को फांसी की सजा सुना रहा है। इतनी बड़ी संख्या में फांसी की सजा ब्रिटिश हिस्ट्री में, जुडिशियल हिस्ट्री में मेरी जानकारी में तो कभी नहीं सुनाई गई। और आगे आप देखिए कि हाई कोर्ट उस पूरे के पूरे निर्णय को पलट दे रहा है, मात्र 19 को फांसी की सजा सुना रहा है। तो ये ब्रिटिश न्यायिक व्यवस्था कैसे काम करती थी और क्या उसके कार्य करने के तरीके थे, चौरी चौरा इस पर भी एक व्यापक संदेश दे रहा है, बहुत बड़ा संदेश दे रहा है। और पूरी ब्रिटिश जुडिशियल हिस्ट्री में ऐसा एग्जाम्पल देखने के लिए नहीं मिलता है। क्या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चौरी चौरा का विद्रोह एक घटना मात्र थी या भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ा? डॉक्टर चतुर्वेदी कहते हैं, चौरी चौरा कांड का बड़ा व्यापक प्रभाव है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पे। उन व्यापक प्रभावों को आप 3 रूप में देखने का काम करिए। पहला कि चौरी चौरा के चलते निर्णय जो हुए
उन निर्णयों के चलते कांग्रेस जो है वो लगभग उसी तरीके से टूटने के कगार पे आ गई जैसे वो 1907 में कांग्रेस का बंटवारा हुआ था। और कांग्रेस दो अलग अलग वैचारिक घटकों में बटी, तो पहला प्रभाव तो इसका कांग्रेस के ऊपर ये पड़ रहा है। दूसरा आपको ये मिलेगा कि चौरी चौरा के बाद जिस तरीके के निर्णय लिए गए असहयोग को वापस लेने के, इससे जो भारतीय युवा है उसके अंदर बहुत ज्यादा आक्रोश है। और जो क्रांतिकारी आंदोलन है वो क्रांतिकारी आंदोलन पुनः उठ करके खड़ा हो रहा है चौरी चौरा की घटना के बाद। तीसरा जो आपको दिखाई देगा चौरी चौरा का प्रभाव, कि पहली बार ये जो ब्रिटिश हुकूमत है ये थोड़ा एक बचाव की ओर जा रही है अपने। जैसे कि उदाहरण के तौर पर तुरंत आदेश निकला कि अब किसी भी जो शांतिपूर्ण कोई भी अगर धरना होगा या कोई जुलूस होगा तो उस पर हवाई फायरिंग नहीं की जाएगी। खासकर जलियांवाला बाग में जो किया इस अंग्रेजी हुकूमत ने, वो संदेश भी चौरी चौरा दे रहा है कि हम उसको अब भारतीय जो है बर्दाश्त नहीं करेगा। चौरी चौरा के स्मारक पर खुदे हुए विक्रम, दुदही, भगवान, अब्दुल्ला, कालीचरण आदि केवल नाम नहीं है, ये वो महान विभूतियां हैं जो अंग्रेजों की औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध भारतीय ग्रामीण जनता के विद्रोह का प्रतिनिधित्व कर रही थी और इस प्रतिरोध के खातिर हंसते हंसते फांसी पर झूल गए थे। रवि नारायण तिवारी कहते हैं, हमारे परिवार के लोग चौरी चौरा कांड यानी स्वतंत्रता संग्राम में अपना जो सबसे बड़ा योगदान होना चाहिए वो दिया, यानी अपने आप को बलिवेदी पे चढ़ा दिए और हंसते हंसते फांसी के फंदे पे झूल गए। बहुत गर्व होता है, आप हमारे बच्चों से मिलिएगा, उनको भी गर्व होता है कि मैं उस परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। चौरी चौरा की जनता का विद्रोह उनकी आजादी की शाश्वत आकांक्षा का विद्रोह था। ग्रामीण आबादी के सबसे नजदीक ब्रिटिश सत्ता के केंद्र के रूप में वह थाना ही था जहां वो अपना विद्रोह जता सकते थे। 4 फरवरी 1922 को उन्होंने उस सत्ता को न केवल चुनौती दी बल्कि विद्रोह की रात चौरी चौरा रेलवे स्टेशन और डाकघर पर तिरंगा फहराकर अपने संघर्ष का मकसद भी समाज के सामने रखा। चौरी चौरा के किसानों ने जुल्म की प्रतिक्रिया में जो कदम उठाया था उसे साहस के साथ स्वीकार भी किया था। तभी तो फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद भी वो कह रहे थे, हुंकार लगा रहे थे कि 10 माह बाद दूसरे जन्म में वे फिर वहीं आएंगे। चौरी और चौरा स्वरक तही स्वराष्ट्रम रक्षेत। आलेख और प्रस्तुति दीपांकर मिश्र। संयोजन मनीष। स्वरांश सौजन्य आकाशवाणी गोरखपुर। वैशाख पूर्णिमा के उपलक्ष्य में पत्रिका को ख्याल आया कि देखो सप्ताहांत मिलाकर 4-5 दिनों की छुट्टियां हो तो कहाँ जाया जाए। तो अभी चलते हैं एक ऐसे शहर जो दास्तानों भरा भी है और जहां से आगे की यात्रा प्लान की जा सके। समझ गई, लखनऊ। दोस्तों नमस्कार। तो भाई आज पत्रिका का पड़ाव लखनऊ है, वही लखनऊ जिसे आप नजाकत और नफासत के शहर के तौर पे तो जानते ही हैं, लेकिन ये शहर और भी बहुत कुछ अपने दामन में समेटे हुए है। आपने तो सुना ही होगा कि लखनऊ है तो महज गुंबदो मीनार नहीं, सिर्फ एक शहर नहीं, कूचाओ बाजार नहीं। इसके आंचल में मोहब्बत के फूल खिलते हैं, इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं। ऐसी ही हसीन दास्तानों से लबरेज लखनऊ की आपको सैर कराते हैं। अपने इतिहास, प्राचीन इमारतों जैसे भूल भुलैया, बड़ा इमामबाड़ा के लिए तो मशहूर है ही लखनऊ। इसके अलावा कई इमारतें स्वतंत्रता आंदोलन की जंग की भी गवाह हैं। हाँ सुनील, अपने दोस्तों को बता दूं, रेसिडेंसी, चिन्हट, आलमबाग, लमाटनिया, सिकंदराबाद जैसी जगहों पर कई घमासान युद्ध हुए थे। चाहे वो 1857 का गदर हो, रेसिडेंसी की घेराबंदी हो, बेगम हजरत महल का नेतृत्व हो या फिर काकोरी ट्रेन एक्शन जैसी ऐतिहासिक घटना, हमारा लखनऊ साक्षी है आजादी की लड़ाई का। हाँ,
उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में स्थित काकोरी, वो जगह जहां पर प्रसिद्ध काकोरी ट्रेन डकैती 9 अगस्त 1925 को घटित हुई। बिस्मिल, अशफाकुल्ला, चंद्रशेखर आजाद और अन्य क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार की एक ट्रेन को लूटा था, जिन्हें बाद में फांसी दी गई। काकोरी के शहीदों को नमन करने आज भी हजारों की तादाद में लोग यहां आते हैं। लखनऊ ने आजादी के संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पूरे देश को प्रेरित करने की भूमिका निभाई। रेजिडेंसी लखनऊ पर्यटकों की एक बड़ी भीड़ खींचता है। खास तौर पर भारत की आजादी के 75 साल के अमृत महोत्सव के मौके पर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और पर्यटन और संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित मेगा ड्रोन शो में इसकी रौनक देखने वाली थी। यह शो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की थीम पर आधारित था। रेजिडेंसी के इतिहास पर लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया गया। इस शो में साल 1857 से 1947 तक के पहले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कहानी को संगीत, लेजर लाइट और रंगीन ड्रोन कलाबाजी के साथ आकाश में 500 ड्रोन के माध्यम से दिखाया गया, जिसे लोगों ने बेहद पसंद किया। इसके अलावा भी लखनऊ में कई और दर्शनीय स्थल भी स्थित हैं, जिनमें कई विश्व प्रसिद्ध मंदिर, चर्च और स्मारक हैं। और लखनऊ में भी बहुत सारे बौद्ध स्थल हैं। लखनऊ में तो बहुत सारे बौद्ध मंदिर और मठ प्रसिद्ध हैं, और उनमें से ये रिसालदार रोड पर बुद्ध धर्मांकुर सभा और बुद्ध विहार मंदिर हैं। इनमें से पहला भगवान बुद्ध को समर्पित सबसे पुराना मंदिर है। मंदिर के अंदर आप धर्मचक्र, जीवन का बौद्ध पहिया की पृष्ठभूमि में बैठे भगवान बुद्ध की विभिन्न मूर्तियों को देखते हैं। आप इस मठ की यात्रा कर सकते हैं। वातावरण वैसा ही है जैसा आप किसी अन्य शांत बौद्ध मठ में अपेक्षा करते हैं, अत्यंत शांत और आनंदमय। अब बात बौद्ध स्थलों की चल रही है तो आपको ले चलते हैं यहाँ से कुछ 5 घंटों की दूरी पर स्थित श्रावस्ती। राप्ती नदी के किनारे और नेपाल की सीमा के समीप है श्रावस्ती जिला। ये बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। प्राचीन भारत के कौशल राज्य की दूसरी राजधानी श्रावस्ती थी। यहाँ महात्मा बुद्ध ने कई वर्ष तक वास किया। ये बौद्ध एवं जैन तीर्थ स्थलों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के उत्खनन से पुरातात्विक महत्व की कई वस्तुएं मिली हैं। प्राचीन काल से ही रामायण, महाभारत तथा जैन बौद्ध साहित्य आदि में इसके अनेक उल्लेख मिलते हैं। बिल्कुल अपराजिता, और अनुश्रुतियों के अनुसार सूर्यवंशी राजा श्रावस्त के नाम पर इस नगरी का नामकरण श्रावस्ती किया गया। जंगलों के बीच गुफा में रहकर राहगीरों को लूटने के बाद उनकी उंगली काटकर माला पहनने वाले एक दुर्दांत डाकू अंगुलीमाल को राप्ती नदी के किनारे बसे इसी स्थान पर भगवान बुद्ध ने नास्तिक से आस्तिक बनाकर अपना अनुयायी बनाया था। ये वही इलाका है जहां पर गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल के सबसे ज्यादा बसंत बिताए थे। श्रावस्ती के जेतवन इलाके में जगह जगह खंडहर नुमा इमारत के तमाम अवशेष आस्था का केंद्र बने हुए हैं, जहां पर देश के कोने कोने से बौद्ध धर्मावलंबियों का जत्था इस बौद्ध तीर्थ स्थल पर अपनी आस्था लेकर आता है। इसके साथ साथ अनेकों स्तूप और सहेत महेत के भग्नावशेष आज भी यहाँ पर मौजूद हैं, जहां पर शांति के दूत गौतम बुद्ध की पावन स्थली पर दूर देश के पर्यटक अपनी आस्था को लेकर आते हैं। इस नगरी में हर तरफ बौद्ध भिक्षु बैठकर ध्यान के साथ भगवान बुद्ध की राह पर शांति का पाठ करते नजर आते हैं। यहाँ 7 समंदर पार से आने वाले बौद्धिस्ट भी आकर खुद को धन्य मानते हैं। गौतम बुद्ध के जीवन काल से जुड़ी एक और प्रसिद्ध स्थली है यहाँ से थोड़ी ही दूर। प्रसिद्ध कुशीनगर को कैसे भूल सकते हो सुनील। वर्तमान कुशीनगर की पहचान कुसावती पूर्व बुद्ध काल में और कुशीनारा बुद्ध काल के बाद से की जाती है। कुशीनारा मल्ल की राजधानी थी, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों में से एक थी। तब से यह मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त, हर्ष और पाल राजवंशों के तत्कालीन साम्राज्यों का एक अभिन्न अंग बना रहा। मध्यकाल में कुशीनगर कुल्टी राजाओं के अधीन था। हालांकि आधुनिक कुशीनगर 19वीं सदी में अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा किए गए पुरातात्विक उत्खनन में सामने आया। साथ में कई स्तूप और बुद्ध की प्रतिमा भी प्राप्त हुई। वहीं बर्मी सन्यासी चंद्रस्वामी 1903 में भारत आए और महापरिनिर्वाण मंदिर को एक जीवित मंदिर के रूप में बनाया। यहाँ गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था।
महापरिनिर्वाण मंदिर, महानिर्वाण या निर्वाण मंदिर के नामों से जाना जाने वाला यह ऐतिहासिक मंदिर कुशीनगर का प्रमुख आकर्षण है। इस मंदिर में महात्मा बुद्ध की प्रतिमा स्थापित है। ये सुंदर प्रतिमा चुनार के बलुआ पत्थर को काट कर बनाई गई है। ये छोटा किंतु सुंदर नगर बौद्ध मंदिरों और स्तूप के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों, आज हमने जिन 2 स्थलों श्रावस्ती और कुशीनगर की बात की, वे बौद्ध सर्किट में गिने जाते हैं। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपने जीवन का काफी समय इस परिपथ में व्यतीत किया था, जिसे आज हम इंटरनेशनल बौद्ध सर्किट के रूप में जानते हैं। सर्किट में भव्य स्तूप, प्राचीन मठ, बौद्ध मंत्रों के बीच ध्यान और पूजा करना बौद्ध तीर्थयात्रियों के लिए अलौकिक अनुभव होता है। कपिलवस्तु, कौशाम्बी, सारनाथ, संकिसा, श्रावस्ती और कुशीनगर पूरा करते हैं इस अद्भुत बौद्ध दर्शन यात्रा को। आज्ञा दीजिए लखनऊ से सुनील और अपराजिता को। नमस्कार। लखनऊ, एक शहर दास्तानों भरा। स्वर सुनील कुमार शुक्ल और अपराजिता मेहरा। आलेख और प्रस्तुति सुभाष खन्ना, आकाशवाणी लखनऊ। मैं तो कहती हूँ छुट्टी बढ़ा लो। वो क्यों? अरे जब जा ही रहे हैं तो आगे बोध गया, राजगीर, नालंदा और वैशाली भी तो हो आएंगे ना। तुम तो यूं ही प्लान बना लेती हो। पहले फोन करके पता तो कर लें कि इस बार महाबोधि विहार बोध गया में क्या आयोजन है। जी, मैं चलिंदा बनते महाबोधि महाविहार का प्रमुख भिक्षु हूँ। तो इस बार 2566वां बुद्ध जयंती जो हम लोग मनाने जा रहा है, तो खास जो होगा वो बोधि वृक्ष के नीचे में एक ऑफिशियल मीटिंग रखा गया। तो उसी दिन हम लोग प्रज्ञा नाम का एक जर्नल भी पब्लिश करने जा रहा है। 2 साल से हम लोग अच्छा से बुद्ध जयंती नहीं मना पाया कोविड-19 के कारण, तो इस बार हम लोग मनाने जा रहा है अच्छा ढंग से। देश विदेश का आदमी भी ज्यादा तो नहीं आ पाएंगे, कुछ आ रहा है, इसे सुनने को आया है। तो हम लोग 80 फीट जहाँ बुद्ध स्टेचू है जापान मंदिर के पास से हम लोग प्रोसेशन निकलवाता है सुबह सुबह। तो वहाँ स्कूल का बच्चा सब भी आके हम लोग का साथ देते हैं। और जितना भी मोनेस्ट्री है बुद्धिया फॉरेनर मोनेस्ट्री है, उन लोग सभी आके साथ देते हैं। और बोधि वृक्ष का नीचे में हम लोग एक ही साथ में हर देश का दूसरा ट्रेडिशन से हम लोग अपना थेरावादा हो गया, महायाना हो गया, वियतनामी, श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड, सब अपना ट्रेडिशन से हम लोग चैंटिंग करते हैं। और पूरा विश्व में शांति होने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। और सबसे भाईचारा, प्रेम, सद्भाव, मैत्री, करुणा से हम लोग सबको आशीर्वाद भी देते हैं। जो विश्व संघ होता है, तो विश्व संघ की तरफ से भी हम लोग सबको आशीर्वाद देते हैं शांति के लिए। धन्यवाद अलका प्रियदर्शनी और आकाशवाणी पटना। पता है, वैसे हमें देश के अन्य स्थानों पर भी जाना चाहिए जो आमतौर पर लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं कहलाते। हर राज्य में ऐसी असंख्य जगहें हैं जो प्राकृतिक रूप से खूबसूरत भी हैं और जेब पर भारी भी नहीं, वो भी मेरी जेब पर। तो क्या प्लान है? मैंने इस बार चुना है गुजरात में सूरत के पास स्थित तापी जिला। अचानक? ये कैसे हुआ? अरे क्या हुआ, असल में मदर्स डे वाले दिन ना मोबाइल के ग्रुप्स में माँ को प्रणाम कहने वाले जितने मैसेजेस पड़े थे, तो उनमें से एक भी हम सबकी सुपर माँ यानी वसुंधरा के लिए नहीं था। एक भी नहीं। धरती भी तो हमारी माँ है ना। बात तो सही है तुम्हारी। उसकी सेवा और सुरक्षा ही उसके प्रति प्रणाम है और हमारा कर्तव्य भी है। बिल्कुल। लेकिन एक बात बताओ, इसका सुदूर तापी जिले से क्या संबंध? यहीं पर तो रहती हैं एक स्वच्छता वीरांगना, जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से इस दुर्गम क्षेत्र के कई गांवों को खुले में शौच से मुक्ति दिलाई और स्वच्छ भारत की दिशा में एक सक्रिय सुदृढ़ कदम बढ़ाया। इनका नाम है रमीलाबेन रायसिंह भाई गामित, धरती प्रेमी, सुपुत्री माँ वसुंधरा की, और पद्मश्री भी। अभी चेक किया, सूरत तक फ्लाइट और वहां से व्यारा सुधी ट्रेन वाया बारडोली। अरे वाह। चलने से पहले एक बार रमीला बेन साथे फोन पर बात कर लो ने। कितना सरस काम किया है हमने। सबसे पहले मैं पद्मश्री से सम्मानित के लिए भारत सरकार का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। देश के चौथे सबसे बड़े नागरिक सम्मान को पाना
मेरे लिए सपने से कम नहीं है। इस सम्मान को पाकर मैं, मेरा परिवार, हम सब बहुत खुश है। इस सम्मान से न मात्र में बल्कि मेरा पूरा आदिवासी समाज गौरवान्वित हुआ है। जब मैंने शौचालय बनाना शुरू किया था तब मेरे लिए लोग अच्छे नहीं बोलते थे कि ये शौचालय बनाना ठीक नहीं है। हम सब बाहर शौच क्रिया करने के लिए जाते थे, इसी हमारे लिए अच्छा है, ऐसे लोग बोलते थे। और लोगों ने मुझसे हंसी उड़ाई थी कि ये काम तो अच्छा नहीं कर रही है, महिला के लिए ये काम अच्छा नहीं। तो भी मैंने ये शौचालय बनाना शुरू किया और लोगों के ताने पाने सुनकर भी मैंने मेरा गांव और मेरा पंचायत के सभी 9 गांव के लिए स्वच्छ अभियान शुरू किया। मैंने घर घर जाकर लोगों को समझाया, बहनों को समझाया कि जब अपने गांव में आप शौचालय नहीं बनाएंगे तो जब आप आज बीमार पड़ रहे हैं, ये गंदगी के लिए बीमार पड़ रहे हैं, जब आप शौचालय बनाएंगे तब आप एक स्वस्थ और स्वच्छ रहेंगे। ऐसे में सब घर के जाकर लोगों को बताया, तभी तो लोगों ने मुझे शौचालय बनाने के लिए मौका दिया और मैं मेरा गांव एक शौच मुक्त बनाया। રમીલાબેન ગામિત, અભિનંદન અને ખૂબ ખૂબ આભાર. પારસભાઈ કટારિયા, આકાશવાણી સુરત, તમને પણ ધન્યવાદ. सचमुच देश के अलग अलग अंचलों का जिक्र मात्र होते ही वहाँ की आबो हवा, व्यंजन, लोग, बोलियां, वेशभूषा, कैसे सब कुछ आंखों के सामने छा सा जाता है। सही कहा तुमने. जानती हो, महाराष्ट्र में एक बड़ा सुंदर शहर है सातारा. सैलानी जरूर इसे जानते होंगे पांचगणी या महाबळेश्वर की वजह से. अब सातारा में ही एक अनूठा गुलमोहर उत्सव पिछले 2 दशकों से हर वर्ष मई के महीने में मनाया जाता रहा है. अच्छा। इस गुलमोहर दिवस पर पूरे शहर में चित्रकार, फोटोग्राफर, कवि और अन्य सांस्कृतिक कलाकार इन खिले गुलों के शबाब की अभिव्यक्ति अपनी अपनी कला के माध्यम से करते हैं, वो भी एक अनौपचारिक माहौल में. देश के अन्य भागों में भी आंचलिक प्राकृतिक वनस्पतियों से जुड़े ऐसे आयोजन वहां की विविध कलाओं को प्रोत्साहन ही देंगे. कल्पना करें, बारामूला कश्मीर में उगाई जा रही मिश्री चेरीज या बीकानेर राजस्थान में उगाए जा रहे ऑलिव्स, जैतून एक खूबसूरत कला मंजर का सबब बन सकते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत. बिल्कुल सही कहा तुमने. अच्छा, पिछले दिनों प्रदत्त ललित कला अकादमी और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी तो एक भारत श्रेष्ठ भारत का ही उदाहरण है. आने वाले दिनों में पत्रिका का प्रयत्न रहेगा कि इन विशिष्ट कलाकारों की उपलब्धियां भी आप तक पहुंचा पाए. उन्हीं की आवाजों में सभी कलाकारों को पत्रिका का हार्दिक अभिनंदन. 10 मई को कला संस्कृति जगत को एक अपूरणीय क्षति पहुंची. इसी दिन सुविख्यात संतूर वादक और संगीतकार पंडित शिवकुमार शर्मा ने अंतिम सांस ली. एक दिव्य सुर मानो अनंत में विलीन हो गया. संगीत की दुनिया में उनका योगदान आने वाली कई पीढ़ियों का मार्गदर्शन करता रहेगा. विनम्र श्रद्धांजलि. समय का यह पड़ाव कला संस्कृति जगत की कुछ मूर्धन्य हस्तियों के जीवन चक्र से गहराई से जुड़ा हुआ है. महान कर्नाटक शैली के वाग्गेयकार संत त्यागराज, लद्दाख के महान बौद्ध चिंतक और शिक्षाविद 19वें कुशोक बकुला रिनपोचे, सुविख्यात नादस्वरम वादक शेख चिन्ना मौलाना, सुप्रसिद्ध तबला वादक पंडित किशन महाराज और बनारस घराने की प्रख्यात शास्त्रीय उपशास्त्रीय गायिका विदुषी गिरिजा देवी के अतुलनीय योगदान को संस्कृति भारती का नमन. पूरी श्रद्धा और हर्षोल्लास से आपको ये बताते हुए कि कपाट खुलने से 4 धाम यात्रा का मार्ग प्रशस्त हो गया है. मनोज माइनकर और राजश्री त्रिवेदी आपसे अनुमति लेते हैं. नमस्कार.